तो देखो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू हाउ रन टाइम मेमोरी ऑफ अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू दीस फोर पार्ट्स। ठीक है, देखो रन टाइम मेमोरी का मतलब होता है जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है। ठीक है, एक कंपाइल टाइम मेमोरी होती है, एक रन टाइम मेमोरी होती है। रन टाइम मेमोरी का मतलब होता है जब प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कंपाइल टाइम का मतलब होता है जब वो कंपाइल हो रहा होता है, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है। ठीक है, तो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन हम रन टाइम मेमोरी के लिए देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो सबसे पहले कोड एरिया। ठीक है, पहली बात तो ये डायग्राम बना रखा है, कोड लिखा हुआ है, फिर स्टैटिक डेटा एरिया लिख रखा है, फिर स्टैक लिख रखा है, फिर हीप लिख रखा है। ठीक है, अगर कोड एरिया की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक है, जो एक्चुअल कोड होता है उन्हें स्टोर करता है। सेकंड चीज की बात करें तो लिखा हुआ है स्टैटिक डेटा एरिया। ठीक है, इसमें देखो ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल स्टोर करते हैं एट फिक्स मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे जो स्टैटिक लिखा हुआ है इसका मतलब है जो मेमोरी लोकेशन है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मतलब रन टाइम के टाइम पे। ठीक है, अब अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक में क्या होता है, स्टोर्स फंक्शन कॉल्स या फिर बोल सकते हैं हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी प्रोसीजर कॉल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, फिर फोर्थ है हीप, जो कि जिसमें मैंने लिख रखा है यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक का मतलब होता है जो मेमोरी फिक्स नहीं होती, कम या ज्यादा हो सकती है, ग्रो या श्रिंक कर सकती है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो मैंने ये चारों चीजें लिखी और मैंने स्टैक और हीप को दोनों तरफ, उन दोनों की तरफ मैंने एरो बना रखे हैं। यानी कि इसका मतलब है स्टैक और हीप जो है वो एक दूसरे की तरफ ग्रो हो सकते हैं। अगर लेट्स से हमारे पास जो प्रोग्राम है उसका फंक्शन कॉल्स बहुत ज्यादा है, यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड ज्यादा बनेंगे, यानी कि स्टैक की मेमोरी की ज्यादा नीड होगी, तो स्टैक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर लेट्स से हमें डायनेमिक मेमोरी ज्यादा चाहिए तो हमारी हीप बढ़ जाएगी, और ये तब तक बढ़ेगी जब तक ये दोनों मीट नहीं कर जाते। अगर मीट कर जाएंगे तो मेमोरी अपनी जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, तो ये चार चीजें होती है। छोटा सा थ्योरी का टॉपिक है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में। तो आप देखो हम बात करते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड की। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, मेमोरी क्रिएटेड फॉर वन फंक्शन कॉल। ठीक है, यानी कि जब भी एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमारे पास एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा यानी कि कोई ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमारे पास अलॉट होगी। ठीक है, उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ये सात चीजें स्टोर होगी। रिटर्न वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, ऑप्शनल कंट्रोल लिंक, ऑप्शनल एक्सेस लिंक, ये दोनों जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद सेव्ड मशीन स्टेटस, लोकल डेटा और टेम्पररीज यानी कि टेम्पररी वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन हो गया ए और दूसरा फंक्शन हो गया बी। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन में हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है हमने ये समझ लिया। अब मैं रिटर्न वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ। वेयर फंक्शन पुट्स वैल्यू बिफोर रिटर्निंग। ठीक है, देखो इस फंक्शन में हम ऐड को कॉल करेंगे तो हमारा जो कंट्रोल जाएगा वो बी फंक्शन में जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया फंक्शन ए, ये अपना फंक्शन हो गया बी। ठीक है, ए में जब हम बी को कॉल करेंगे तो अपना कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ ना कुछ वैल्यू जो है ये रिटर्न करेगा मेन को। तो जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा, रिटर्न करने से पहले ये इसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा उसमें ये रिटर्न वैल्यू में स्टोर करेगा वो वैल्यू जो कि रिटर्न होगी मेन को। समझ आया, मेन में हम ऐड को कॉल कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, हम कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास कोई रिटर्न वैल्यू आएगी, रिटर्न वैल्यू को ये इसमें स्टोर करेगा। ठीक है, बिफोर रिटर्निंग। ठीक है, जब फिर रिटर्न करेगा तो रिटर्न वैल्यू से लेके जो है मेन को रिटर्न कर देगा। आई होप समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स की। एक्चुअल पैरामीटर क्या लिख रखा है, इनपुट वैल्यूज गिवन टू फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो इंट और इंट भी लिख रखा है ना, हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इंट भी जो है ये पैरामीटर्स है। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं एक्स और वाई जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, या फिर हम उसे आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये पास होते हैं। जब हम कॉल करते हैं तो ये एक्स कॉमा वाई लिखेंगे तो इनकी जगह एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक्स और वाई के लिए फंक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल वैल्यूज जो हम पास हो रही है, इसलिए मैंने लिखा है इनपुट वैल्यूज गिवन टू फंक्शन। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कंट्रोल लिंक की, पॉइंट्स टू कॉलर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, देखो ये वाला जो ए फंक्शन है उसे हम कॉलर बोलते हैं क्योंकि वो कॉल कर रहा है, और जिसे कॉल कर रहा है उसे हम बोलते हैं कॉली। ठीक है, तो देखो जब मेन कॉल होता है, ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, मेन भी क्या है, एक फंक्शन कॉल है, तो मेन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है क्योंकि मेमोरी बेसिकली क्रिएट होती है जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, तो मेन के लिए मेमोरी बनेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे मेन में ये ऐड आ गया। ठीक है, तो यानी कि अब हम ऐड में जाएंगे। अब क्योंकि हम ऐड में गए, फंक्शन कॉल हुआ, तो यानी कि फिर से एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा ऐड के लिए। ठीक है, हम ऐड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। जब ऐड कंप्लीट हो जाएगा तो ऐड का काम खत्म, तो ऐड का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हम रिमूव कर लेंगे, मेमोरी रिमूव कर लेंगे।
फिर हम जाएंगे मेन में, ठीक है। आप देखो ऐड के बाद हो सकता है कुछ और लाइंस भी लिखी हो, तो हम उन सबको एग्जीक्यूट कराएंगे। जब मेन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अब हमें मेमोरी नहीं चाहिए, तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा, यानी कि मेमोरी रिमूव हो जाएगी और हमारा कंट्रोल चला जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, मतलब जिसमें भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हो उसमें चला जाएगा हमारा कंट्रोल। तो देखो अगर मेन में ऐड को कॉल करेंगे तो ऐड का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, मेमोरी अलॉट हुई, ठीक है, उसमें ऐड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब जो हम रिटर्न कर रहे हैं तो कहाँ पे रिटर्न करना है हमें पता तो होना चाहिए ना, कि कॉलर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड का एड्रेस का है, तो वही पॉइंट करता है, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं अब एक्सेस लिंक की, ठीक है। यूज टू एक्सेस आउटर या फिर नेस्टेड फंक्शन वेरिएबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो ए एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें इंट एक्स डिफाइंड है 10, फिर बी एक फंक्शन है जिसमें प्रिंट एक्स है। अब लेट्स से बाद में कभी हम बी को कॉल करते हैं तो बी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब एक्स की वैल्यू है इस बी के बाहर, यानी कि आउटर लूप में, ठीक है। तो बी क्या नेस्टेड है ए के अंदर, ठीक है। तो अगर हमें आउटर लूप से जो है, आउटर फंक्शन से हमें अगर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिंक। तो ये होता है एक्सेस लिंक, ठीक है। उसके बाद होता है सेव्ड मशीन डेटा स्टोर सीपीयू स्टेट। सीपीयू स्टेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन नीडेड बाय सीपीयू टू डू एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि रजिस्टर्स हो सकते हैं, स्टैक पॉइंटर हो सकता है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर मैंने डिटेल में बताया था अपना रन टाइम स्टोरेज मैनेजमेंट वाली वीडियो में, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं लोकल डेटा की। लोकल डेटा में क्या स्टोर होता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड फंक्शन, यानी कि हम जिस भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन में जो भी लोकल वेरिएबल्स है उन्हें स्टोर करते हैं लोकल डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद है टेम्परेरीज, ठीक है। टेम्परेरीज का मतलब है टेम्परेरी वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे ये अपना एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे यार क्रिएटर्स कोड में, तो क्या करते हैं, y इंटू जेड को पहले हम t1 में स्टोर करते हैं, फिर t1 ये हो जाता है, t1 में x को प्लस करते हैं और वो t2 हो जाता है। तो ये t1 t2 कहाँ स्टोर होंगे, अपने टेम्परेरीज में, ठीक है। तो ये होता है अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इसी के साथ अपने ये टॉपिक हुआ पूरा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।